डिड यू थॉट कि पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक होगा और आई विल बिकम द रैंक 8 डेप्यूटी कलेक्टर? देखिए इतना तो भरोसा था कि निकल तो जाएगा, कुछ तो मिल ही जाएगी पोस्ट। लेकिन डेप्यूटी कलेक्टर वाज़ अ सरप्राइज़। सबसे टफेस्ट पार्ट आपका क्या रहा है पूरी प्रिपरेशन का? अब स्टार्टिंग में लगता था कि इतना सारा जब मैंने शुरू में देखा था कि 2 पार्ट्स में पेपर होते हैं, कुछ ऑलमोस्ट 57-58 क्वेश्चंस आते हैं। मैं सोचती थी 3 घंटे में कैसे लिख पाऊँगी? पिता का होना अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जब वो नहीं रहे, डिड यू फेल्ट लाइक कि इमोशनली कोई चैलेंज रहा है क्या? इमोशन कभी हावी हो पाए? उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि तू सबसे स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगा कि अब मुझे वो चीज़ दिखाने का टाइम है कि मुझे दिखाना है मम्मी को कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है। जाइए, उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आपको मिल सकती है वहाँ से MPPSC से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फ़ायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय GS स्टडी कैफे, जहाँ आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट आशीष नामदेव और इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्पेशली कोर MPPSC स्ट्रैटेजीज के बारे में। इस एपिसोड में हमने इनवाइट किया है मिस सलोनी अग्रवाल को, जिन्होंने MPPSC 2019 के पहले अटेम्प्ट में ही 8th रैंक हासिल किया है। सो प्लीज वेलकम मिस सलोनी ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। सलोनी, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आशीष। I'm excited to host you today. When I got to know कि इस बार out of 10 7 फीमेल है जिन्होंने टॉप किया है, so I'm very excited to host each and every one of them. तो मेरी इस लिस्ट में पहले से ही आप लोग टॉप प्रायोरिटी पे थे। How is life after selection? क्या बदलाव हुए हैं सिलेक्शन होने के बाद? क्या चल रहा है लाइफ में? थिंक माई लाइफ इज चेंज सो ब्यूटिफुली। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सबसे काफ़ी प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो एक लंबे टाइम के बाद रिजल्ट आया है तो एक सुकून मिल रहा है। नाइस। डिड यू एक्सपेक्टेड फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया 2019 में, डिड यू थॉट कि पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक होगा और आई विल बिकम द रैंक 8 डेप्यूटी कलेक्टर? देखिए इतना तो भरोसा था कि निकल तो जाएगा, कुछ तो मिल ही जाएगी पोस्ट। लेकिन डेप्यूटी कलेक्टर वाज अ सरप्राइज एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज आई वुड से। नाइस। सो जनरली हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ, कहानी के साथ, बट आपके साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा MPPSC के साथ में। MPPSC के साथ में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है और चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि एग्जाम का प्रेशर कैसे फील करना है, एग्जाम में क्या होगा, पहली बार आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। हाउ वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस? अच्छा था, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था, एक जर्नी सबकी अपनी रहती है। स्टार्टिंग में इतना शायद क्लूलेस होते हैं हम कि कैसे करना है, लेकिन मुझे लगता है जब आप एक बार घुस जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर, तो धीरे-धीरे आपको रास्ते मिलने लगते हैं। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि ये करना है, तो वो रास्ते बनने लगते हैं अपने आप। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैंने बस स्टार्ट किया और शायद गाइडेंस मिलता गया और आगे चलते गए। प्रिपरेशन के अंदर कैसे आए, मतलब कितना टाइम आपने प्रिपरेशन किया PSC स्टार्ट करने के लिए? विल कम टू प्री मेंस इंटरव्यू, बट पहले बताइए कितने टाइम आपने तैयारी की है और किस स्ट्रेटेजी से आपने वो समय आपने दिया है प्रिपरेशन को? देखिए मेरा जो था ये बचपन से एक ड्रीम था कि करना है तो सिविल सर्विसेज करना है। तो कभी भी करियर को लेके वो भटकाव नहीं रहा कि क्या करेंगे आगे जाके। तो मैंने, मुझे लगता है सही टाइम पे शुरू कर दिया था कि जब मेरा 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। आई वाज़ 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा अब 1 साल है तो आराम से प्रिपरेशन करते हैं। तो 18 में मैंने इनिशियली एक गाइडेंस लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वहाँ से स्टार्ट किया। तो 1 डेढ़ साल की वो प्रिपरेशन रही। उसके बाद फिर ये फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने अपना 19 का। स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से, क्योंकि प्रीलिम्स अभी 2014 का प्रीलिम्स भी आने वाला है अप्रैल में। तो अगर आपने अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी कैसे की थी? ऑफ कोर्स इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है, बट प्रीलिम्स को पढ़ने का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ चीज़ें बदली है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी और किसी एस्पिरेंट जो इस वक्त इस एपिसोड को देख रहा है उनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? मेरा तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मैंने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ा था। मेरी कभी भी ये अप्रोच नहीं रही कि मैं एक सब्जेक्ट को 10 बुक से पढ़ लूँ। मेरा था कि एक अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मैं उसको ही बार-बार पढ़ूँगी, ताकि जितना आता है वो बहुत अच्छे से आए। ऐसा ना हो कि जो एकदम पढ़ा है वो आप वहाँ पे गलत कर रहे हैं।
क्योंकि जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है कि हम सिली से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वो सिली मिस्टेक्स आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है जब आपका कट ऑफ बनता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, तो वो वाली सिली मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो पहले होता था कि फैक्ट्स ज़्यादा आते थे प्रीलिम्स में। अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हम उतने ही देख रहे हैं प्रीलिम्स में। तो आप अलग-अलग तैयारी नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो होलिस्टिकली पढ़िए आप, कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलिए और उसमें आप फैक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि प्रीलिम्स आएँगी, जैसे डेट्स हैं, कोई ईयर्स आ रहे हैं, कहीं कोई इंस्टीट्यूट है तो वो कहाँ सिचुएटेड है, तो आप वो थोड़ा और फोकस करके चलेंगे, तो आपकी मेंस और प्री साथ-साथ चलेंगी। और जब आपका प्री आने वाला होता है कि नोटिफिकेशन से पहले का 1-2 महीने का टाइम होता है, तब आप अपना जो फोकस है वो एंटायरली शिफ्ट कर लीजिए कि प्रीलिम्स के ऊपर, तो ज़्यादा फैक्ट्स पे तैयारी कीजिए। और ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लगाएँगे, उससे आपको एक तरीका पता चलता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो आपके नॉलेज का कम और आपकी एक्यूरेसी का ज़्यादा टेस्ट होता है। कि आप 4 को अगर आप 4 ऑप्शंस हैं, शायद 2 ठीक-ठीक लग रहे हैं, उनमें से सबसे एक्यूरेट क्या है, आप क्या लगाएँगे? और ये एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप पढ़ते जाइए, साथ-साथ ही आप 2 से 3 दिन में एक जैसे एफएलटी या कोई भी पेपर हुआ वो सॉल्व करिए। इससे ये भी पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप टाइम पे याद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 2 चीज़ें जो मुझे समझ में आई, फर्स्ट इज़ रिवीजन कि एक किताब को बार-बार पढ़ा। मुझे बुक्स एंड रिसोर्सेज से बात करना है, बट पहले रिवीजन के बारे में बात करना चाहूँगा। सेकंड चीज़ जो मुझे समझ में आया, पीवाईक्यूज़ और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ आपको ज़्यादातर लगानी है, राइट? पहले आप रिवीजन के बारे में बताइए, रिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है और रिवीजन के लिए क्या कोई ऐसी टेक्निक्स है जिससे और आसान किया जा सकता है रिवीजन को? देखिए, रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने एक बार तो पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम एक बार में सब कुछ याद रख पाएँ। तो जब आप बार-बार पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम फिट हो जाती है दिमाग में, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है कि यार ये वाला एक फैक्ट है जिस पे मैं हमेशा अटक रही हूँ, कि 10 फैक्ट्स में से मुझे 8 3 बार पढ़ने पे याद हो गया, वो 2 हैं जो अटक रहे हैं। तब अब मैं क्या करती थी कि जो 2 फैक्ट्स हैं जो अटक ही रहा है, हर बार याद नहीं आ रहा, उसको एक अलग जगह मैं लिख लेती थी। और जब मैं क्वेश्चन पेपर्स लगाती थी, उसमें से भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो नए निकल के आए ना, कि आपने पढ़ा है बहुत सारे, एक तो वास्ट सिलेबस होता है, तो जो नए फैक्ट्स निकल के आते थे उनको भी मैं वहीं लिख लेती थी। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता था कि जब प्रीलिम्स आने वाली हैं, तो मैं अपने वो सारे फैक्ट्स पढ़ लेती थी उठा के जो अलग से लिखा है, कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं बार-बार अटक रही हूँ। अगर इनमें से कुछ आता है तो वहाँ पे अगर मुझे करना है तो उसको लास्ट में उठा के पढ़ लिया, तो वो एक अलग सा क्रक्स से नोट्स बन जाते थे। तो रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स एंड रिसोर्सेज। पीएससी के लिए आपने बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या यूज़ किया? जैसा कि आपने बताया कि आप कम बुक्स और रिसोर्सेज आपने यूज़ किए। व्हाट वाज दैट दोज़ रिसोर्सेज? सबसे पहले तो मैंने ये समझा कि कौन से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में नाम में ही एमपी है, तो एमपी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, कि प्री में भी उसके कम से कम 20-30 क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि एमपी, तो मैंने शुरू तो एमपी से किया। और एमपी के लिए आप कोई भी एक बुक, मतलब मेरे हिसाब से मैंने एक ही बुक प्रेफ़र की थी। मैंने महावीर पब्लिकेशन की बुक ली थी, और हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें नहीं हों, तो मैं उसमें हमेशा ऐड ऑन करते जाती थी। तो ये नहीं कि मैंने 3-4 किताबें पढ़ी, क्योंकि एक बुक की जब आपको आदत लग जाती है, तो आपको उसके पेजेस याद होने लगते हैं दिमाग में। कुछ क्वेश्चन आता है, आपको पता होता है आपने इस तरफ वाले पेज पे पढ़ा था या इस तरफ वाले पे। तो ये था कि जो भी अपडेटेड चीज़ें होती थी, मैं उसी के अंदर लिख लेती थी, तो वो बुक ही मेरी अपडेट हो जाती थी हमेशा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता था, करंट अफेयर्स आपका एक पूरा पोर्शन होता है। उसके लिए कोई भी बुक आप ले लीजिए, जैसे कि स्पीडी से मैंने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो कवर किया था उस टाइम पे। और इसके अलावा जैसे उस टाइम पे एक्ट्स आते थे 19 के सिलेबस में। अभी हमारी जो 10th यूनिट है कमीशंस की, तो ये ऐसे ही कि शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे, 5 से 7 क्वेश्चंस बनेंगे, और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो आप उस पे फ़ोकस रखिए। ऐसी यूनिट्स जहाँ से आप बिल्कुल सही से आंसर लगा सकते हैं, आप उनको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करके पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद जो जीएस है वो तो चल रहा है। जैसे मैंने अपने क्लास नोट्स पहले पढ़े पूरा जीएस के लिए, क्योंकि वो आपके जो खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं वो आपको जल्दी याद होते हैं। इसके अलावा मैंने लूसेंट को प्रेफ़र किया था उस टाइम पे, कि 1 से 2 बार मैंने लूसेंट को पढ़ लिया था, तो जो फैक्ट्स थे वो ज़्यादा उसमें अच्छे से आपको मिल जाते। आपने लूसेंट का बोला, हैव यू आल्सो रेड द एनसीईआरटीज़? क्या एनसीईआरटी भी साथ-साथ पढ़ी है? डू यू थिंक कि वो पढ़ना सही है पीएससी के लिए? मैंने तो एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी है। मुझे लगता है कि बेसिक से अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपको बेसिक सब चीज़ों के अच्छे से समझनी है, तो एनसीईआरटी काफ़ी हेल्पफुल होती है उसमें।
लेकिन जैसे मैंने मेंस में कुछ हेल्प लिया था एनसीईआरटी का, अपने जो नोट्स मैंने बनाए थे या तो उसमें कुछ चीज़ें जो टॉपिक्स आपको नहीं मिल पा रहे अपने किसी क्लास नोट्स से या स्टैंडर्ड बुक्स में से, तो आप उसको एनसीईआरटी से निकाल के अपने नोट्स में लिख लीजिए। मुझे लगता है पूरी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप नहीं कर सकते अपना सिलेबस कंप्लीट। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जहाँ से जो मटेरियल आपको मिल रहा है आप उसको कंपाइल कर लीजिए। नाइस, लेट्स टॉक अबाउट द मेंस स्ट्रेटजीज। मेंस कैसा रहा है आपका? आई फील आपका आने वाला भी है 8 जनवरी को, जो मेंस आ रहा है आपका वो भी है। इस बार मेंस को लेकर आपकी अप्रोच क्या है, और लास्ट टाइम मेंस में आपने क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की है? इस बार का मेरा 22 का मेंस भी है, लेकिन क्योंकि अब मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ तो मैं अभी ये वाले मेंस नहीं देने वाली हूँ। तो मैं अपना 19 की स्ट्रैटेजी की अगर बात करूँ तो मेंस में सबसे ज़रूरी है आपको आंसर राइटिंग करनी है। 6 पेपर होते हैं। आप पहले सिलेबस को देखिए कि आपको पढ़ना क्या है। सेकंड चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। 5 साल के क्वेश्चंस देखिए आप और एनालाइज़ कीजिए कि सिलेबस में से भी कौन-सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, जहाँ से क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी के टूरिस्ट प्लेसेस हुए, मैंने ऐसा देखा था कि वो 1 साल छोड़ के या ऐसे अगले साल वो आ ही रहा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आप अपने मॉडल आंसर्स खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि जब वहाँ क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है इन केस, तो आप जल्दी-जल्दी वो आंसर लिख सकते हैं। और प्रिपरेशन का मैंने जैसे कुछ अपने क्लास नोट्स प्रेफ़र किए, क्योंकि अगर मैं बुक्स की बात करूँ कि जो मोटी-मोटी बुक्स होती है, तो आई थिंक उनको पढ़ना इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। कि मैंने जैसे अगर लक्ष्मीकांत देख ली तो मैं खुद डर जाऊँगी कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, यार ये बुक मैं कैसे करूँगी इसको आगे। तो सबका मुझे लगता है हर एस्पिरेंट का होता है कि हर कोई किताबें नहीं पढ़ पाता इतनी मोटी-मोटी, तो और इंग्लिश मीडियम रहा है मेरा, तो इतने अच्छे नोट्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने अपने खुद के नोट्स पे ही रिलाय किया था कि कुछ क्लास नोट्स थे, कुछ मैंने अपने हाथ से लिखे। उसमें जो कमी थी वो मैंने ऐड ऑन किया, कुछ सब्जेक्ट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे जैसे जो मैंने इंटरनेट से लिखे, जैसे कि अपना फूड प्रोसेसिंग वाला हुआ, छोटे-छोटे टॉपिक्स के नोट्स आप लिख के ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। साथ में मुझे मेरी एक फ्रेंड भी थी, तो उसके नोट से भी मुझे हेल्प मिली थी उस टाइम पे, जैसे कुछ टॉपिक्स अगर मेरे पास नहीं है तो। आप अपने नोट्स अगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपको कोई अच्छे नोट्स मिल रहे हैं मार्केट से और आपको वो आप पहले देख लीजिए थोड़ा पढ़ के, अगर आपको वो लग रहा है कि आपके लिए सूटेबल है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है बस ये है कि आप एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट करके चलिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई कमी है तो उसको एनरिच कर लीजिए उसी नोट्स में। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि 6 दिन तक अब बहुत लंबा पेपर होता है, 3 घंटे आपको कंटिन्यू लिखना है, और अगर आपकी दिमाग की स्पीड और आपके हाथ की स्पीड मैच नहीं कर रही है तो आपका पेपर छूटेगा। 1 मिनट अगर आपने पेन नीचे रख दिया तो एक 3 मार्कर छूट जाता है। आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिल रहा है तो आपको टाइम मैनेज करना सीखना है, और वो जो चीज़ है वो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज से आ पाती है। तो मैंने भी जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, स्टार्टिंग के 2-3 पेपर्स में हुआ कि पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा है, और सिलेक्शन की ही है कि आपके सबसे पहले तो पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस करते जाएँगे, प्रैक्टिस करते-करते पेपर कंप्लीट होने लगे, फिर मार्क्स इंक्रीज़ होने लगे, तो उससे क्या होता है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ठीक है, हम कर लेंगे। एज एन इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट, डू यू फील लाइक कि ऑफ कोर्स इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि आपके पास ये नोट्स और बुक्स अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ, व्हाट इज़ द टफेस्ट पार्ट? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखना है, यू डोंट नो कि कैसे होगा क्या होगा, बट आपके सिर्फ प्रैक्टिस किया हुआ है, एंड आई फील प्रैक्टिस और एग्जाम में दोनों में अलग अलग प्रेशर फील होता है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, और सबसे टफेस्ट पार्ट आपका क्या रहा है पूरी प्रिपरेशन का? अब स्टार्टिंग में लगता था कि इतना सारा, जब मैंने शुरू में देखा था कि 2 पार्ट्स में पेपर होते हैं, कुछ ऑलमोस्ट 57-58 क्वेश्चंस आते हैं, मैं सोचती थी 3 घंटे में कैसे लिख पाऊँगी? और क्या मेरे हाथ चलेंगे कंटिन्यू, और 6 दिन कंटिन्यू चल पाएँगे क्या कि एक पेपर लिखने के बाद दूसरा? तो ये चीज़ें पहले चैलेंजिंग बहुत लगती थी कि कैसे होगा, लेकिन मुझे लगता है पढ़ते-पढ़ते वो धीरे-धीरे, और आपको ट्रिक समझ में आने लगती है कि आपको कैसे कवर करना है, और एक उसमें होता है कि आपके वर्ड्स की लिमिट दी हुई है। आप उसको स्टिक करके चलिए, और आपका प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेंस में। आपको स्पेस मैनेज करनी है, क्योंकि आप बहुत ही कम-कम स्पेस देने लगे वो हर क्वेश्चन के लिए। तो कम से कम स्पेस में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डालना है, और जगह तो है नहीं, तो आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से चूज़ करने हैं कि आपके पास गागर में सागर भरना है आपको मेंस में। तो वो चीज़ मुझे लगा मैं सीख गई थोड़े टाइम में, जिसकी वजह से वो चैलेंजेस मैंने ओवरकम कर लिए। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू थिंग। इंटरव्यू में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या सवाल पूछे गए, क्या माहौल था? इंटरव्यू का माहौल तो जैसे आप अंदर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, लाइट। आप पहले बाहर थोड़ा-सा नर्वस फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद आई थिंक कि 1-2 मिनट में आप थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाते हैं, वो लोग आपको कंफर्टेबल करा देते हैं। और जो आपका डेफ फॉर्म है, वही आपका
वो होगा कि वहीं से क्वेश्चंस पहले तो पूछे जाएंगे क्योंकि उनके सामने आपका डेफ रखा है, तो उसमें जितने भी वर्ड्स हैं आई थिंक आपको वो सारे वर्ड्स अच्छे से पता होने चाहिए। आपका नाम है तो वो आपसे पूछ सकते हैं आपके नाम का मतलब क्या है, राइट। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो मुझसे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हुए थे कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस थे, मेरे होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर अब जैसे आप एक महिला हैं तो वो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के भी बहुत चांसेस होते हैं, तो मुझसे भी कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में पूछा था उन्होंने। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी ही है, आप डेफ दे रहे हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉलेज जो आपका वो सब्जेक्ट का नॉलेज था वो देख चुके हैं मेंस में, अभी आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कीजिए पहली। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनिक रहिए, मतलब सीख के, अगर आप बहुत ज़्यादा सीख के जा रहे हैं, मैकेनिक हो जाए, मैकेनिकली तरीके से वहाँ चीज़ें करेंगे तो वो लोग बहुत जल्दी से पकड़ लेंगे वो चीज़। आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे इम्प्रूव कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी ओरिजिनल और ऑर्गेनिक लगे। कितने नंबर्स आपके आए थे इंटरव्यू में और मेंस में कितना नंबर्स आए? मेरे मेंस में 876 मार्क्स थे और इंटरव्यू में 120। नाइस। लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है, क्या सिचुएशंस रही है और कैसे आपकी कहानी क्या है पीएससी को क्रैक करने की? फैमिली का तो हमारी एक मैं क्योंकि एक गाँव से आती हूँ, झिरनिया गाँव से, वहाँ पे एक छोटी-सी किराना की शॉप है। मैं, मम्मी, मेरा भाई है, पापा भी थे पहले तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब सभी थे साथ में। पापा का हमेशा सपोर्ट रहा कि आप अपने करियर में जो करना चाहते हैं आप करिए। उन्होंने कभी भी इस चीज़ में मुझे हमेशा फ्रीडम दी कि अपना डिसीजन आप लीजिए जैसा करना है आपको। और भी फैमिली है साथ में, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली है, बड़े पापा लोग, सब कुछ है। तो प्री दिया मैंने, मेंस वो हो गया, फिर मेंस हुआ, मेंस लिखा, उसके बिल्कुल बाद में सेकंड वेव आ गया था कोविड का 2021 में। यस। तो उस टाइम पे मेरे फादर नहीं रहे 21 में, तो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ आ गया था बीच में कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, ध्यान रखना है मम्मी का। भाई मेरा मुझसे छोटा भाई है, उसकी भी पढ़ाई छूट गई थी इस वजह से। लेकिन फिर भी सबने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इंदौर भेजा कि आप जाओ, आप अपनी पढ़ाई करो। उनको भरोसा था कि नहीं कर लोगे। और तब उस टाइम ये था कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था वो कि सब कुछ बहुत फॉगी लगता था कि यार नो, देयर इज़ नो क्लैरिटी कि अब क्या होगा आगे चल के, रिजल्ट कब आएँगे, हमारा कैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने अपने आप को कभी भी क्विट करने का ऑप्शन नहीं दिया। लगता था कि अगर पापा से कहा था कि करना है, तो करना है। और आज जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आज 5th ऑफ जनवरी है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरे पापा का बर्थडे है। सो मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अपनी जो सक्सेस है, वो आज अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सुपर ऑसम। आई फील कि वो इस वक्त आपको देख रहे होंगे हेवन से, ही वुड बी मोर देन हैप्पी कि आप आज के दिन पॉडकास्ट दे रहे हो और आपने जस्ट यू हैव क्लियर द एग्जाम। आई हैव टू आस्क यू कि आई नो पिता का होना अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जब वो नहीं रहे, डिड यू फेल्ट लाइक कि इमोशनली कोई चैलेंज रहा है क्या, इमोशन कभी हावी हो पाए? काफ़ी होता था ये तो, क्योंकि लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा, क्योंकि मुझे अपनी मदर का ध्यान रखना था। मेरा जो भाई था वो भी काफ़ी, वो ऐसे डिफ़िकल्ट फेज़ में वो अपने आप को नहीं सँभाल पा रहा था। लेकिन मुझे लगता है मेरी जो फ़ैमिली है, मेरे बड़े पापा हैं और मेरे जो और भी रिलेटिव्स हैं, सबने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि हम लोग अब धीरे-धीरे करके सँभल पाए। और मुझे तो मैं भी, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए भी, लेकिन मुझे लगता था कि उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि तू सबसे स्ट्रॉन्ग है। पापा भी हमेशा कहते थे कि फैमिली में तू सबसे स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगा कि अब मुझे वो चीज़ दिखाने का टाइम है कि मुझे दिखाना है मम्मी को कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। तो उनके सामने मैंने कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। कुछ भी ऐसा मुझे फ़ील होता तो मैं अकेले में अपने आप को हैंडल कर लेती थी। उनके सामने हमेशा था कि नहीं, सब सही है, सब सही हो जाएगा। और अब जब 2 साल बाद जाके 2 ढाई साल हो गए हैं, आज जाके जब ये खुशी आई तो वो बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि 2 ढाई साल से माहौल एकदम मायूसी वाला माहौल था घर में। स्पेशली जब एग्जाम इतने लंबे टाइम के बाद। सलोनी, मेंस की आंसर राइटिंग, अगेन मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। आंसर्स को सही फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए कि एग्जामिनर को समझ में इजी आए, आपको मार्क्स ज़्यादा मिल पाए और आपका कॉपी एक रिप्रेजेंटेबल लगे, उसके ऊपर आपकी क्या व्यूज़ है? जैसे मेंस में हमारे 3 क्वेश्चंस होते हैं कि 3 मार्कर क्वेश्चन है, और अब जैसे 5 मार्कर होता है और 11 मार्कर होता है। मुझे लगता है तीनों के लिए थोड़ी-सी डिफरेंट अप्रोच आपको अपनानी पड़ती है। जब आप 3 मार्कर की बात करते हैं तो 3 लाइन्स मैक्सिमम आपको मिलती हैं। तो आपको क्या करना है कि बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए सबसे पहले तो।
कि 3 पॉइंट अगर पूछें तो आपके 3 पॉइंट्स क्लियरली दिखने चाहिए। आप डायरेक्टली अगर 2 लाइन में लिखते जाएँगे तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। राइट। तो फर्स्ट थिंग इज़ बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए आप। सेकंड ये है कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 डिफरेंट फैक्ट्स उसमें डालने की कोशिश कीजिए। 3 मिनिमम 3 आपको डालने हैं। अगर आपके पास और है और स्पेस आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं उसमें। फैक्ट्स लिखिए और टू द पॉइंट आंसर लिखिए। जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड कीजिए क्योंकि स्पेस कम है। तो मैं अगर एग्जांपल दूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन आया है कि बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट चीज़ है कि आप उसकी डेट लिखिए। जैसे आपने लिख दिया 1526। दूसरा आप लिखिए पार्टीज टू द बैटल, तो आप लिखेंगे कि किन किन के बीच में हुआ। फिर तीसरी लाइन में आप लिखिए उसका रिजल्ट क्या रहा, कौन विक्टोरियस हुआ। तो मुझे लगता है ये 3 पॉइंट्स आपको कंप्लीट पूरे 3 मार्क्स दिलवा सकते हैं। आप अगर सीधे लिखते जाएंगे लाइन में तो वो अच्छा दिखेगा भी नहीं और पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए तो वो जल्दी हाईलाइट होगा। अब दूसरी बात हम करते हैं अगर 5 मार्कर की, तो उसके लिए बहुत कम स्पेस दिया होता है। अब एक पेज में 2 5 मार्कर लिखने हैं तो काफ़ी भरा हुआ सा दिखने लगता है अगर आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं। और इतनी कम स्पेस में आपको 5 नंबर ऐसा कुछ लिखेंगे कि वो 5 में से इंसान आपको दे पाए कि 3.5 4 उसके देने की इच्छा हो। राइट। तो 5 नंबर में आपको कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स तो डालने ही पड़ेंगे और सारे पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। आई थिंक रिपीटेड अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा आपका। तो और ये है कि अभी स्पेस कम है लेकिन आप फिर भी कोशिश कीजिए कि कोई फ्लो चार्ट आप यूज़ कर पाएँ। जैसे जब हमने मेंस दिया 19 का तब एक फुल पेज मिलता था तो काफ़ी स्पेस थी, हम डायग्राम्स वगैरह सब अच्छे से बना देते थे। इसमें लेकिन मैंने 21 का मेंस भी लिखा है तो मैंने कोशिश की थी कि उसमें साइड में भी आप थोड़ा-सा जैसे एक बॉक्स बना के, अगर आप मैप आ रहा है तो एक छोटा-सा मैप बना पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए बनाएँ। ख़ासकर कि अगर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैप ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा 5 अलग-अलग पॉइंट्स, 6 अलग-अलग पॉइंट्स लिखिए आप। और अच्छे से अच्छा जो मतलब कुछ ऐसा आप सोचिए कि सारे लोग अगर वही आंसर लिख रहे हैं तो आप क्या अलग डाल सकते हैं। कोई ऐसा फैक्ट वहाँ पे आपके जो प्रीलिम्स के फैक्ट है मुझे लगता है वो काम आएँगे। तो कुछ अच्छा सा फैक्ट्स डालिए वहाँ पे, हाइलाइट कीजिए, उसको बॉक्स में बनाइए, तो वो 5 मार्कर आपका अच्छा हो सकता है उससे। और थोड़ा-सा क्लीनलीनेस रखनी ज़रूरी है कॉपी में कि जब वो देखेगा कोई भी चेकर आपकी कॉपी तो उसको देख के अट्रैक्टिव लगनी चाहिए ना कॉपी। इसके अलावा और जितने अगर मैं बुलेट पॉइंट्स बोल रही थी कि यूज़ करने हैं, तो हर पेपर में एक जैसे बुलेट पॉइंट हर क्वेश्चन में नहीं लगाइए आप। कुछ डिफरेंट करेंगे तो वो थोड़ा और अच्छा, जैसे एक जगह पे आपने डॉट्स यूज़ किए, एक जगह आप एरो यूज़ कीजिए, कहीं आप स्टार यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। और अगर 11 मार्कर की बात करते हैं तो उसमें तो इनफ स्पेस होता है कि आप उसके लिए आपको फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना ही है कि इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप बॉडी लिखिए जो भी है क्वेश्चन की, उसके बाद आप लिखिए उसका कंक्लूजन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेस वहाँ इनफ है आपके पास। बॉडी में आपको अच्छे से अच्छे चार्ट्स बनाने हैं, जिससे क्या होगा कि देखने वाले को पढ़ना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा और आपका जो नॉलेज है वो क्लियरली विजिबल होता है वहाँ पे कि आपको इसके अंदर आपके अलग से अलग डायमेंशन को आप कवर कीजिए। और ये होता है कि जनरली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट्स में आते हैं। 2 क्वेश्चन शायद होते हैं उसके अंदर पार्ट में। तो आप हर पार्ट को सेपरेटली एड्रेस कीजिए, सबको अच्छे से, और वो हेडिंग में दिखना चाहिए कि आपने ये वाला आधा पार्ट यहाँ तक कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे अगर मैं बात करूँ कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि अगर इंसान बॉडी ठीक से नहीं भी पढ़ रहा है तो वो कंक्लूजन ज़रूर पढ़ेगा आपका। तो आप कंक्लूजन में ये कर सकते हैं कि करंट से उसको लास्ट में टॉपिक को आप कनेक्ट कर दीजिए करंट सिनेरियो से। कुछ कोई न्यूज़ उसकी करंट में अभी चल रही है तो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। या तो पूरे का एक आप छोटा-सा क्रक्स लिख के कुछ आपको इम्प्रूवमेंट्स लग रहे हैं कि दिस शुड बी डन, तो आप वो वहाँ पे अपना एडवाइस भी दे सकते हैं। तो वो ज़्यादा आपका बेटर तरीके से हो सकता है। सलोनी, वन मोर थिंग कि अभी हमने रिसेंटली फ्री करियर काउंसलिंग लॉन्च किया है जिसमें हम लोग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। मेजॉरिटी ऑफ ऐसे एस्पिरेंट जो हिंदी जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से रहा हो, लेट्स से 12th तक, बट इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड नहीं है, बट इंग्लिश पे एक हद तक कमांड है कि कुछ चीज़ें में आसानी होती है, लेट्स से राइटिंग में आसानी होती है। तो आज वो एस्पिरेंट कई सारे ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी भी मीडियम चूज़ करने में आज भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के सामने होती है कि हम लोग हिंदी पे जाएं इंग्लिश, क्योंकि स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई है। इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों का भी इंजीनियरिंग इंग्लिश में हुआ है, बट चैलेंजेस की हिंदी पे इतनी अच्छी कमांड नहीं है लेकिन है, इंग्लिश पे भी बहुत अच्छी कमांड नहीं है लेकिन उस पर भी बेसिक कमांड है।
नाउ दिस इज द सिचुएशन जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हिंदी या इंग्लिश. व्हाट्स योर वे ऑन दिस? मुझे लगता है अपनी बेसिक फाउंडेशनल एजुकेशन जिस लैंग्वेज में ली है, शायद आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। जैसे आपने कहा कि शुरू से आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अब उतनी कमांड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई बहुत फाइन इंग्लिश में लिटरेचर नहीं लिखना है ना, तो आप बेसिक से वर्ड्स यूज़ कीजिए। मैंने भी कोई बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करना है ऐसा नहीं सोचा था, आप ऐसा यूज़ कीजिए कि सामने वाले को समझ में आए, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसी इंग्लिश काफ़ी है और वैसे भी वो आपसे फैक्ट्स पूछ रहे हैं, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। डू नॉट बीट अराउंड द बुश कि आपने कुछ भी लिख रहे हैं आप बढ़ा के, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप वो क्रक्स में लिखना है। तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इतनी कमांड नहीं है इंग्लिश पे, तो वहाँ मैं ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपको हाई-फाई इंग्लिश नहीं लिखनी है। जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं, जनरली और वो पढ़ते-पढ़ते समझ में आ जाता है। तो जिसको आप लिखने में स्पीड बना पाए, जैसे कुछ लोग हिंदी बहुत धीरे-धीरे लिख पाते हैं, वहाँ क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी आता है। अगर आप हिंदी चूज़ कर लेंगे और आपसे लिखा नहीं जा रहा है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो आप वही लीजिए जिसमें आप लिख आराम से पाए, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते आपकी कमांड बन जाएगी। लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम। और इंटरव्यू में इसका इम्पैक्ट क्या है? लाइक इंटरव्यू कैसे हुआ था आपका? प्योरली इंग्लिश, प्योरली हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश दोनों में? इंटरव्यू हिंदी में ही था। ऐसा कोई आपको वहाँ पे मतलब मुझसे तो चूज़ करने के लिए नहीं कहा गया था कि आप इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे। और क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ऑफ़िशियल वर्क है वो तो हिंदी में ही होता है, और लैंग्वेज सिर्फ़ एक मीडियम है, तो आप हिंदी में जवाब देते, इंग्लिश में देते, आई थिंक उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट होता है जब आप बात कर रहे हैं किसी से, कि आपसे अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका हिंदी में जवाब दीजिए। आपसे इंग्लिश में पूछा है तो आप इंग्लिश में। मेरे हिसाब से ये मैनर होता है कि किस लैंग्वेज में आपको जवाब देना है। Right. Before concluding the podcast, I want to tell you कि I want to ask you कि इस पॉडकास्ट में पहले भी कई बार फीमेल हाइजीन से के रिलेटेड बातें हुई है कि इसका एक सिनेरियो है जो जिसके ऊपर मैं हर बार बात करता हूँ. आई जेन्युइनली फील दिस कि फीमेल्स के पास 25 दिन होते हैं महीने में पढ़ने के लिए, मेल के पास 30 दिन होते हैं, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीरियड वाला सिनेरियो. व्हाट वाज इट, ये आपके लिए कैसा रहा है? और इस पॉडकास्ट में जब हमने वूगिल के बारे में बात करना स्टार्ट किया तो आई रिसीव्ड लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द फीमेल्स कि इस इनिशिएटिव से हमको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो एक नई इन्फॉर्मेशन है कैड हो जाती है. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? जैसे आपने कहा कि 25 दिन होते हैं फीमेल्स के पास, मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि एक वो जो 5 दिन होते हैं वो थोड़े से पेनफुल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ़ को से थोड़ा-सा हट के हो जाता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मेरा ये कि अगर रेस्ट लग रहा है तो मैं रेस्ट दूँगी अपने आप को, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप Right. शायद आपका जो पढ़ाई छूट रही है उस टाइम पे, तो आप उसको कवर कर सकते हैं बाद में। और जैसे हॉस्टल में भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो सब लोग काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। ऐसे टाइम पे आपको कोई ज़रूरत लग रही है तो सब लोग हेल्प करते थे और वो मैनेज हो जाता था। और दूसरी, जैसे आपने बात की वो हिल की, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अच्छी जो फीमेल हाइजीन की आदतें हैं वो आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और इंडिया में अभी भी इसको एक मिथ मान के, टैबू मान के बात नहीं की जाती है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा ओपनली बात करने की ज़रूरत है। जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कप रखे हुए हैं। मुझे लगता है दैट्स अ बेटर एंड सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर द फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। थैंक यू सो मच. एंड द आइडिया वाज व्हेन वी डिसाइडेड कि हमको वूगिल को स्टार्ट करना है. सो वी आर 3 फाउंडर्स. तो हमने जब स्टार्ट किया तो हर्ष भाई जो हमारे को फाउंडर है, केशव भैया और मैं, हम तीनों के घर में सेम प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने हमारी फीमेल्स को देखा है, मम्मी को देखा है, फ्रेंड्स को देखा है, बहनों को देखा है प्रॉब्लम्स फील करते हुए. एंड देन वी स्टार्टेड कि इट्स अ बेटर ऑप्शन, बेटर देन पैड्स. तो यहाँ पे आई फील कि एक बेहतर कंफर्ट हर एक फीमेल को मिलता है. इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू. जाते जाते व्हाट्स योर फाइनल मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट जिनका 2024 में अटेम्प्ट है, और ऐसे एस्पिरेंट को भी एड्रेस कर दीजिए जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है. मुझे लगता है आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सबका अपना टाइम आता है कभी ना कभी। अपनी टाइमलाइन पे, अपनी इस प्रोसेस पे भरोसा रखिए और खुद की मेहनत पे भरोसा रखिए। और जो नए आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, बस यही कहना चाहती हूँ कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने आप पे फेथ रखें। एक दिन वो आपको ज़रूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। Thank you so much for joining us on Indian Aspirant Show. थैंक यू। It was lovely conversation. I would love to have more conversation और ज़्यादा हम डीप बात कर पाएँ ब्रिलियंस मैंस और इंटरव्यू के बारे में. I would love to invite you for more episodes
एज वेल एज जब आप ट्रेनिंग खत्म करेंगे तो आई वुड विश कि हम वहाँ पे भी पॉडकास्ट कर पाए ताकि ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस भी हम ऑडियंस। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंडिया। थैंक यू। थैंक यू।